हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th हिंदी गद्य में क्या लिखूं चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या समझ रहे हैं। तो आज आपका भाग 3 है, उसको देखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। यहाँ तक हो गया था सब। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है। लेखक कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पहली बात तो इस लोकोक्ति का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। मतलब जो दूर की वस्तु होती है वो हमें सुंदर ही प्रतीत होती है, इसका ये अर्थ होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है ना। जैसे किसी विवाह उत्सव में क्या होता है, जब ढोल बजाई जाती है तो वहां पर पास में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको क्या होता है, वो ढोल की आवाज जो होती है वह अच्छी नहीं लगती है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके कान के पर्दे फट रहे हैं। यहाँ तक कि ढोल बजाने वाले को भी मना कर देते हैं कि अब ढोल मत बजाइए। लेकिन अगर कोई दूर व्यक्ति है तो वो क्या करता है, यदि कोई दूर बैठा व्यक्ति है तो उसको वही आवाज क्या होगी, ढोल की वही आवाज मधुर लगेगी। यहाँ तक कि वह क्या होता है, नृत्य करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। मतलब दूर रहने पर उस ढोल की आवाज ऐसी प्रतीत होती है। तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो कर्कशता है, मतलब जो उसमें कर्कशपन है, उस ढोल की आवाज की जो कठोरता है ना, वह दूर तक नहीं पहुंच पाती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ठीक। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर होता है, अभी कहीं भी क्या हो जाए, ढोल, हारमोनियम सब बजने लगे तो क्या होता है, लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है या यही विचार आते हैं कि कहीं पर क्या है, बारात जाने वाली है या बारात आई हुई है। कहने का मतलब विवाह उत्सव है। ठीक। ये भाव, ये विचार आ जाते हैं कब, जब ढोल की आवाज लोग सुनते हैं तब। ठीक। और उस व्यक्ति के मन में क्या आता है जब दूर बैठा रहता है। लिखा है कि कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि शोर शराबे के बीच में क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने मन में एक ऐसा चित्र बना लेता है कि कोई क्या होगी, लज्जाशीला नववधू, मतलब लज्जा से युक्त कोई नई नवेली दुल्हन क्या है, वह घर के किसी कोने में बैठी होगी और क्या होता है, वो व्यक्ति ऐसी कल्पना अपने मन में कर लेता है। ठीक। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक। अब कह रहे हैं कि जो उस नववधू का प्रेम है, जो उसका उल्लास है, जो मन में संकोच है और आशंका है, विषाद मतलब क्या होता है कि मन में जो थोड़ी सी दुख की भावना है, ये सबसे क्या होता है, मतलब जब व्यक्ति उसके बारे में कल्पना करने लगता है तो क्या होता है कि वही जो ढोल की कर्कश ध्वनि है ना, ढोल की कर्कश ध्वनि है, वो आपको क्या करेगी, मधुर प्रतीत होने लगेगी। कैसे, जैसे कि अभी कोई क्या करे, यहीं आपके बगल में आकर
कहीं थोड़ी सी दूरी पर आकर क्या करें, ढोल बजाना शुरू कर दें, तब क्या होगा, तब आप उसको 2-4 गाली देंगे, है ना, और क्या करेंगे, उसको डांटकर भगा देंगे। लेकिन यदि वहीं पर विवाह उत्सव रहे और ढोल बजने लगे तो आप क्या करेंगे, आप भी उसकी खुशियों में वहां पर शामिल हो जाएंगे, है ना। उसमें क्या है कि आपके मन में वो विचार, वो विचार और वो भावना आपके मन में उत्पन्न हुई है कि क्या है कि कोई नववधू होगी, है ना, उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कहने का मतलब आप वहाँ पर जो खुशियाँ हैं उसमें इतने घुल मिल जाते हैं कि आपको भी ढोल की जो कर्कश ध्वनि है वो मधुर ही प्रतीत होती है। ठीक, फिर आगे, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, आनंद मतलब खुशी प्रसन्नता का, कलरव मतलब होता है शोर शराबा, ठीक, और उत्सव व प्रमोद मतलब उत्सव का माहौल होता है, प्रमोद खुशियों का, और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है, आनंद, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, उसका पूरा माहौल होता है, उत्सव होता है, आनंद होता है, और जो प्रेम के गीत गाए जाते हैं वह सब इसमें शामिल होता है। इसीलिए हमें जो ढोल की कर्कश ध्वनि है वो मधुर प्रतीत होती है, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। यानी कि इसी कारण से वहाँ पर जो नज़दीक लोग भी बैठे होते हैं, है ना, उनको भी उसकी ध्वनि कर्कश नहीं प्रतीत होती है, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है ना। जो नज़दीक लोग बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, उनको कर्कश नहीं मालूम होगी, है ना, उतनी मधुर नहीं मालूम होगी, लेकिन जो दूर बैठा व्यक्ति है, जो दूर है, उसको वही ध्वनि क्या होगी, मधुर प्रतीत होती है, क्योंकि उसकी कर्कशता वहां दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए लेखक कह रहा है कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। ठीक, फिर आगे, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक, अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, वही बात है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, तरुण मतलब क्या होता है, तरुण मतलब होता है नवयुवक, युवा पुरुष, है ना। तरुण मतलब, जैसे आपने कई बार सुना होगा भाषणों में कि यदि हमारे देश की तरुणाई जाग उठी, है ना, तो तरुणाई कहने का क्या मतलब है, मतलब हमारे देश का जो नवयुवक है, अगर ये जाग उठा तो देश हमारा काफी उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा, है ना। तो तरुण का अर्थ होता है क्या, नवयुवक, है ना। तो कह रहे हैं कि जो नवयुवक हैं वो क्या है, जीवन संग्राम मतलब जीवन के जो संघर्ष है इनसे दूर हैं, है ना। जिस स्थिति में हम लोग हैं, जीवन में कितने संघर्ष आएंगे अभी इसका हमें कोई पता नहीं है। ठीक, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि जो संसार में आपको दिख रहा है, आप जिस संसार में जी रहे हैं, जिस दुनिया में, वो क्या है, आपको बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। लेकिन जीवन संग्राम क्या है, जीवन में कितने संघर्ष हैं, अभी आप इससे क्या है, काफी दूर है, बहुत दूर हैं। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, और कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, और वो क्या किए हैं, अपना बाल्यावस्था भी बिता के आए हैं, और तरुणावस्था मतलब जो युवा अवस्था है उसको भी वो बिता कर आए हैं, तो उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। समझिए, पहले क्या है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो बाल्यावस्था बिता के आया है, युवा अवस्था बिता के आया है, और उसको अपना अतीत मतलब जो बीता हुआ कल है उसको क्या है, वही ज्यादा सुखद लगता है। क्यों? क्योंकि अभी लेखक ने कहा ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। जो आपके पास मौजूदा समय में है उससे आप खुश नहीं हैं, जो दूर है
वही आपको ज्यादा सुखद लग रहा है। ठीक, तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा कि जो वृद्ध होते हैं वो अपने अतीत को ज्यादा सुखद मानते हैं, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, है ना। मतलब वे क्या करते हैं, अतीत, अपने बीते हुए कल को ही याद करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे वृद्धों के लिए अतीत। अब जो नवयुवक हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, उसमें ज़्यादा खुशियाँ उनको महसूस होती हैं, उसमें ज़्यादा आनंद प्रतीत होता है। और जो वृद्ध हैं उनको क्या होता है, उनको अपना बीता हुआ कल ज़्यादा प्रतीत, मतलब ज़्यादा सुखद प्रतीत होता है। ठीक, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है ना। मतलब जिस स्थिति में हैं दोनों लोग, चाहे वो युवा पुरुष हो और चाहे वृद्ध पुरुष हो, है ना, दोनों क्या है, अपने वर्तमान से दोनों भी खुश नहीं है, अपने वर्तमान से दोनों खुश नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है ना। कह रहे हैं कि जो भविष्य के वो सपने देखे हैं, जो भविष्य में वो खुशियां देखे हैं, जो भविष्य में वो आनंद देखे हैं, उसमें क्या है, उनको ये खुशियां, ये आनंद वहाँ भविष्य में प्रतीत होती हैं। इसीलिए वो लेखक कह रहा है कि जो युवा होते हैं वो वर्तमान को भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, मतलब कि वो अपने भविष्य की खुशियों को आज ही पूरा कर लेना चाहते हैं। और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। और वृद्ध क्या होते हैं, वृद्ध क्या अभी हमने बताया कि इनको अपना बाल्यावस्था, तरुणावस्था मतलब युवावस्था सब बिता के आए हैं, तो इनको अपना बीता हुआ कल ज्यादा सुखद प्रतीत होता है। तो जो वृद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अतीत को, अपने बीते हुए कल को वर्तमान में लाना चाहते हैं, मतलब और वर्तमान से कोई खुश नहीं है, वर्तमान से कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेखक का भाव समझिएगा आप लोग, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब जो आज हमारे नजदीक है उसमें कर्कशता है, उससे हमें दुख है, उससे हमें खुशियां नहीं प्राप्त होती, लेकिन जो दूर है उसमें हमें अपनी खुशी दिखाई देती है ना। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, है ना, हमेशा वो क्रांति की बात करते हैं, हमेशा क्रांतिकारी तरीके से अपनी चीजें संपन्न करना चाहते हैं। और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक हैं। और वृद्ध क्या हैं, जो अतीत है, जो इनका बीता हुआ कल है, उस गौरव को, है ना, उस गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, उसको संजोकर संभाल कर उसको रखना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। कहने का मतलब क्या है, मतलब वर्तमान हमेशा दुखी ही प्रतीत होता है। ठीक, इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ठीक, लेखक कह रहा है कि इसी कारण से क्या है, वर्तमान काल जो है हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ही सबसे ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा बुराइयां उत्पन्न होती हैं, है ना। सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर होती है, सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर होती है। इसीलिए इसे वर्तमान काल को ही सुधारों का काल भी कहा जाता है। और हमेशा हमेशा यहाँ पर सुधार होते रहते हैं। ठीक, फिर आगे, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, है ना। यानी कि जब से मानव उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी पर, तब से क्या है, निरंतर सुधार होते चले आ रहे हैं। और लेखक कह रहा है कि आगे भी इसकी सुधारों की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब लेखक कह रहा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी काल, कोई भी समय ऐसा रहा हो कि जहां पर सुधारों की जरूरत ना पड़ी हो। हमेशा मानव जीवन जब से उत्पन्न हुआ है तब से क्या हुआ है, सुधार ही होते चले आए हैं। तभी तो आज कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ, है ना। लेखक कह रहा है कि यही कारण तो है कि बहुत सारे समाज सुधारक आए, लेकिन आज भी सुधारों का अंत नहीं हुआ। मतलब इतने समाज सुधारक आए, उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया, देश को सुधारने का कार्य किया, लेकिन अभी भी सुधारों का अंत नहीं हो पाया। अभी भी समाज सुधार के कार्य, है ना, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो चल रहे हैं। ठीक,
भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती है ना। यानी कि केवल यही समाज सुधारक इतने ही नहीं हुए, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, है ना, ये जो इत्यादि आपके क्या हैं, समाज सुधारक हैं। लेखक कह रहा है कि इन्हीं से समाज सुधारकों की गिनती समाप्त नहीं हो जाती है ना। बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है ना। आपके घर में अगर आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, यदि आपको वो कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक सुधार का ही कार्य है ना। तो सुधारों का जो समय है, जो सुधारों का काल है, वो हमेशा चलता रहेगा। वो आपको समाज सुधारक जो है आपको गली गली और नगर नगर में प्रत्येक जगह मिल जाएंगे, है ना। अब ये है कि कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, बहुत ही विशाल क्षेत्र में घूमकर टहलकर किसी भी तरीके से अपने विचारों को, समाज को सुधारने का प्रयास किया, तो वो महान बन गए और हमारे गांव नगर मोहल्ले में भी लोग समाज सुधार करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे, यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं, है ना। लेखक कह रहा है कि यह भी बात सही है कि नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नए नए तरीके से क्या होता है, सुधार का कार्य भी चलता रहता है। ठीक, फिर क्या है, ना दोषों का अंत है और ना सुधारों का। लेखक कह रहा है कि ना तो बुराइयों का अंत होगा और ना तो सुधारों का ही अंत होगा। ठीक, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बुराइयां भी बढ़ेंगी और उसके सुधार के कार्य भी बढ़ेंगे। ठीक, फिर आगे, जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है ना। कह रहे हैं कि जो कभी सुधार थे वही आज क्या हो गए हैं, दोष हो गए हैं। समझिए, पहले लेखक कह रहा है कि जो पहले क्या था, सुधार था, आज वो दोष बन गए हैं, है ना। जैसे पहले के समय में महात्मा गांधी, क्या है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीरदास, जो भी समाज सुधारक हुए हैं, तो उन्होंने जिन क्षेत्रों में सुधार का कार्य किया वो क्या हो गए हैं, आज दोष बन गए हैं, है ना। उसमें कमियां दिखाई देने लगी हैं। अब क्या होगा, तो अब वही जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका भी क्या होगा, सुधार होगा। अब उसमें सुधार होगा तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो सुधार भी फिर दोष बन जाए, है ना। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाएगा, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। लेखक कह रहा है इसीलिए तो ये जीवन क्या है, प्रगतिशील है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है ना। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक, जैसे लेखक क्या होता है, जब कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार रचना करता है तो वो वर्तमान को देखकर रचनाएं नहीं करता, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर रचना करता है। जैसे आप मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों को देख लें, उनके उपन्यास को देख लें, अगर उसको पढ़ें तो आपको लगता है कि प्रेमचंद्र जी ने आज की परिस्थितियों को देखकर ये उपन्यास या ये कहानियां लिखी हैं। लेकिन उन्होंने क्या था, 19वीं शताब्दी में अपनी रचनाएं, अपने लेख लिखे थे। ठीक, तो वो क्या था, वो भविष्य को सोचकर लिखे थे, है ना। वो क्या था, भविष्य को सोचकर लिखे थे। तो जो भी साहित्यकार रचनाकार होता है वह भविष्य को ही ध्यान में रखकर रचनाएं करता है, पर कुछ ही समय के बाद उसका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। ठीक, लेखक कह रहा है यहाँ पर कि लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, केवल अतीत की यादें उसका ये साहित्य हो जाएगा, है ना, केवल उसको याद के रूप में रखा जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, है ना। यानी कि जो आज युवा हैं वो क्या करेंगे, वही आगे चलकर वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे और फिर क्या करेंगे, अपने बीते हुए कल का जो गौरव है उसको, उसका स्वप्न देखेंगे, है ना। जैसे अभी आज जो वृद्ध हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अतीत को सोच रहे हैं, उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जो युवा है वो क्या कर रहा है, वो भविष्य के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब यही युवा क्या होगा, वृद्ध होगा, तो ये भी अपने अतीत के बारे में सोचेगा, अतीत की बातें करेगा। ठीक, उसके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि जो युवा है जब ये वृद्ध होगा तो इसके स्थान पर फिर दूसरे युवा आएंगे,
ठीक, ये क्रम चलता रहेगा। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, ठीक, मतलब जो युवा आएगा वो भविष्य का स्वप्न देखेगा, और जो आज युवा है वो आगे वृद्ध होगा तो वो क्या करेगा, वो अतीत का स्वप्न देखेगा, ठीक, अतीत के बारे में सोचेगा। तो दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, मतलब दोनों के जो स्वप्न हैं वो क्या होते हैं, सुखद होते हैं। एक भविष्य से खुश है और दूसरा अतीत से खुश है। तो लेखक ने कहा इसीलिए क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक, क्योंकि क्या है, जो दूर चीजें होती हैं वही हमें ज्यादा मधुर और वही ज्यादा हमें सुखदायी प्रतीत होती हैं, ठीक। तो ये था आपका क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका एक निबंध है भारतीय संस्कृति, है ना, भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप यहाँ के तीनों जो आपके हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं और हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।